नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के स्पेशल सेशन में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है अरावली पर संकट, है ना। एक परिचर्चा करने जा रहे हैं कि जो हमारी अरावली पर्वतमाला है, राजस्थान भूगोल में आप पढ़ते होंगे, जो राजस्थान में एक पर्वतमाला है अरावली, उस पर क्या संकट है और अभी एक वर्तमान में नए नियम आए हैं, वो नए नियम क्या हैं और वो नए नियम कैसे अरावली को प्रभावित कर सकते हैं, इसी के बारे में आज हम इस सेशन में चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहले एक बार आप एक नियम देख लीजिए, एक न्यूज़ की स्लाइड है वो देख लीजिए कि नियम क्या है ना। जैसे ये हमारी पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला की एक खूबसूरत तस्वीर है, ये देखिए। आपको यहाँ पे एक स्क्रीन शो हो रही होगी, उसमें लिखा होगा, ये देखिए, लिखा हुआ है एक्सपर्ट्स वार्न अरावली 100 मीटर रूल रिस्क, है ना। क्या है जो अरावली का नया नियम आया है वो क्या है, 100 मीटर नियम। 100 मीटर नियम एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है अरावली के 100 मीटर का जो नया रूल आया है पहाड़ी के संदर्भ में, वो कैसे यहाँ के लैंडस्केप है ना, यहाँ की स्थलाकृति, यहाँ की जैव विविधता और यहाँ के ग्राउंड वाटर को प्रभावित कर सकता है। तो हम ये समझेंगे कि पहले ये नए नियम है क्या, है ना। जैसे आपको पता होगा हमारी अरावली पर्वतमाला है, कहाँ से कहाँ तक है वो आप पिछली क्लास में देख चुके हैं, है ना। पालनपुर से लेकर रायसीना हिल्स तक अरावली पर्वतमाला है, पूरा विस्तार है लगभग 692 किलोमीटर का। 692 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, ये राजस्थान के मध्य में है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो क्षेत्र है, जो अरावली का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत से खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत से खनिज। वो सारे जब आप खनिज वाला टॉपिक पढ़ेंगे, जब आप आसानी से समझ जाएंगे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे खनिज। अब ये जो खनिज हैं या जो अरावली की पर्वतमालाओं में से जो पत्थर निकलते हैं या जो मिट्टी निकलती है, बालू मिट्टी, है ना, वो उद्योगों हेतु कोई निर्माण हो रहा है उसके लिए, या फिर हमें नए नए खनिजों की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए अरावली हमेशा से नए खनिज, पत्थर, बालू, है ना, बालू मिट्टी, ये सभी क्या करता रहा है, प्रोवाइड करता रहा है सालों से ये चलता रहा है। इसी कारण से अरावली में क्या होता है, अवैध खनन भी होता है ना। क्या होता है अरावली में? अवैध खनन भी होता है। तो इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई थी, है ना। फिर ये प्रोसेस बहुत लंबी चली, इस पर सुनवाई हुई, कुछ जगह खनन रोका गया, कुछ जगह खनन वापस शुरू किया गया। लेकिन आज का हमारा जो विकास है, ये विकास कौन है? ये कोई इंसान नहीं है, ये हमारे आज की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को देखते हुए सरकार ने, जो भी सरकार होती है, जो भी नीति निर्माता होते हैं, वो नए नियम बनाते हैं या फिर उस विकास को पूरा करने के लिए किसी जगह पर, जैसे अभी वर्तमान में इस विकास की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अरावली में क्या कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरावली से जो भी खनिज निकलेंगे, जो भी बहुमूल्य चीज़ें निकलेंगी, वो हमारी दिल्ली को फ़ायदा पहुँचाएगी। दिल्ली यानी दिल्ली राजधानी से संदर्भित करते हैं, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन का निर्माण होगा भारत में सरकारी प्रोजेक्ट्स में, या फिर कोई भी बिल्डिंग बन रही होगी, कोई भी नया निर्माण कार्य हो रहा होगा, उसमें अरावली के जो खनिज हैं, अरावली की जो बालू पत्थर है, बालू मिट्टी है, जो पत्थर हैं, वनस्पति है, उनका क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। इसीलिए उस विकास को बड़ा करने के लिए अरावली का क्या हो रहा है, अरावली पे आ गया संकट। क्यों? क्योंकि किसी के विकास करने की जो गति है, वो गति अरावली को आज संकट में डाल रही है ना। विकास और पर्यावरण, विकास बनाम पर्यावरण की ये जंग आज अरावली पे क्या हो रही है, भारी पड़ रही है। उसी संदर्भ में सरकार ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सरकार ने नए नियम निकाले हैं। क्या निकाले हैं? नए नियम। वह नियम ये कहते हैं कि जो अरावली की जो पहाड़ियाँ, अरावली का पूरा स्ट्रेच कितना लंबा है, 692 किलोमीटर लंबा है ना। मान लीजिए ये पूरी क्या है, अरावली।
लेकिन अरावली बीच में से कई जगह क्या है, कटी फटी है। क्या है, कटी फटी है, यानी एक पर्वतमाला होगी, फिर कुछ नहीं होगा, फिर पर्वतमाला होगी, है ना। बीच में मैदान आ जाएगा, कहीं पे छोटी पहाड़ियाँ हैं, कहीं पे बड़ी पहाड़ियाँ हैं। इस तरीके से क्या है, अरावली का पूरा विस्तार है ना। अब सरकार ने ये कहा है कोई भी पर्वत जो धरातल से 100 मीटर ऊंचा होगा, धरातल से कितना मीटर ऊंचा होगा, 100 मीटर ऊंचा, उन ऊंचे पर्वतों को ही पर्वत कहा जाएगा, है ना। जो भी स्थलाकृति 100 मीटर से ऊंची है ना, जो भी स्थलाकृति 100 मीटर से ऊंची है उनको क्या कहा जाएगा, पर्वत कहा जाएगा। अब अरावली में जो पर्वतमाला है, लगभग अरावली में जो पर्वतमालाएं हैं या जो छोटे मोटे पर्वत हैं वो लगभग है 12,000 के आसपास, है ना। कोई छोटी पहाड़ी हो गई, फिर एक छोटी, कोई बड़ा हो गया, कुछ छोटा हो गया, है ना। 12,000 के लगभग छोटी पहाड़ियाँ हैं। और आप यकीन मानिए इन 12,000 में से जो पहाड़ियाँ 100 मीटर से ऊपर होंगी उनकी संख्या बहुत कम है ना। उनकी संख्या क्या है, बहुत कम है। यानी कि अब जो नए नियम आए हैं, पर्वत उन्हीं को मानेंगे जो 100 मीटर से क्या होगा, ऊपर होगा। और उन्हीं को क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा। किसका संरक्षण मिलेगा, उन्हीं को हम क्या मानेंगे कि ये प्रकृति के क्या हैं, पर्वत हैं, और उन्हीं पे हम खनन वगैरह नहीं करेंगे। लेकिन जो भी स्थलाकृति 100 मीटर से छोटी होगी, जो भी स्थलाकृति या पर्वत 100 मीटर से छोटा होगा, वो सीधा सरकार उस पर खनन, है ना, खनन, या सरकार को उसको जैसा भी यूज़ लेना है वो ले सकती है। और मज़े की बात यह है कि सरकार के इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया, है ना। हमारे उच्चतम न्यायालय ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। इसका मतलब क्या होगा, अब से जो भी खनन हो रहा है, जो भी मिसयूज़ होगा, जो भी यूज़ होगा, जो भी सारी चीज़ें होनी हैं, जो 0 से लेकर 100 मीटर तक की पहाड़ियाँ हैं, उनको किसी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलेगा, उन पे खनन होगा और उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है पूरी। तो आपको ये बेसिक सी चीज़ समझ में आई होगी। अब ये जो नियम हैं, इन नियमों की कई एक्सपर्ट्स ने निंदा की है। क्या की है, निंदा की है, या आप कह सकते हैं आलोचना की है। ये निंदा या आलोचना क्यों की है, क्योंकि जब आप किसी पर्वत को 100 मीटर से ऊंचा ही मान रहे हो, है ना, तो हजारों की संख्या में राजस्थान में जो अरावली का विस्तार है वो 100 मीटर से नीचे का है ना। अधिकतर पहाड़ियाँ क्या हैं, 100 मीटर से नीचे की है। यानी कि वो पहाड़ियाँ समय के साथ क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ख़त्म कैसे होगी, क्योंकि इनका अपन उपयोग लेने वाले हैं। जब ये पहाड़ियाँ समय के साथ नष्ट होती जाएंगी तो जो राजस्थान में बीच में एक अरावली पर्वतमाला दिखती है, हो सकता है आने वाले सालों में आप अरावली पर्वतमाला के नाम पे कुछ 100 मीटर से ऊंची पर्वतमालाओं को ही याद करें। ये बहुत बड़ी संभावना है, जिसकी चिंता एक्सपर्ट्स ने या जो पर्यावरणविद हैं उन्होंने क्या जताई है, इसकी चिंता जताई है। अब हम ये देख लेते हैं कि इन नियमों से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, है ना, हमारी प्रकृति को। स्पेशली हम राजस्थान के लोग हैं, तो राजस्थान के एग्ज़ाम में स्पेशली जो RS मेंस का एग्ज़ाम होता है, कोई इंटरव्यू होता है, तो उसमें इस चीज़ के बारे में चर्चा की जा सकती है। कोई भी ज्योग्राफी का स्टूडेंट, उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से ये नियम अरावली को नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। इन नियमों का क्या प्रभाव होगा, हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ के पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ के जनमानस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी प्रभावों की चर्चा हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, है ना। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, उन पॉइंट्स के हिसाब से अपन समझने की कोशिश करेंगे कि अरावली पर्वतमाला पर इन नियमों के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपन समझ लेंगे, वो होगा मानसून पर प्रभाव। और मानसून पर प्रभाव पड़ेगा यानी राजस्थान में वर्षा में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। मानसून पर प्रभाव पड़ेगा, अरावली मुख्यतः राजस्थान में है, तो इससे राजस्थान की वर्षा पे प्रभाव पड़ेगा। अब ये प्रभाव कैसे पड़ेगा, जैसे आप ये जानते हैं, ये अरावली पर्वतमाला है ना, ये हमारा राजस्थान, ये हमारा राजस्थान मान लीजिए। जब मानसून आता है तो मानसून 2 शाखाओं से आता है। एक ये है अरब सागर की शाखा, कौन सी शाखा, अरब सागर की शाखा, और एक इधर से आती है, वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। कौन सी शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा।
जो राजस्थान में जो अधिकतर वर्षा होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। ये वर्षा क्यों होती है? क्योंकि ये जो अरावली दिख रही है आपको, ये जो अरावली है ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा के बीच में एक अवरोध का काम करती है। तो इससे टकराकर राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे क्या होती है? वर्षा होती है। अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ कुछ पहाड़ियाँ समय के साथ क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। जैसे अभी जो जिस ब्लैक से मैं मार्क करूँगा, मान लीजिए यहाँ पे कोई पहाड़ी है, उसको खनन में यूज़ हो गई तो वो पहाड़ी नष्ट हो गई। यहाँ पे कोई पहाड़ी है वो नष्ट हो गई, यहाँ पे वो पहाड़ी वो नष्ट हो गई। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ की 4 पहाड़ियाँ ये नष्ट हो गई। पहले ही अरावली कंटिन्यू तो है नहीं, है ना, बीच बीच में खंडित अवस्था में है। तो मान लीजिए यहाँ पे पूरा क्या हो गया? गैप हो गया। क्या हो गया? गैप हो गया। अब इस गैप की मदद से क्या होगा कि जो ये वर्षा होनी चाहिए थी, जो इस वर्षा के बीच में ये पर्वत अवरोध पैदा करना चाहिए था, वो अवरोध पैदा नहीं करेगा। यानी कि यहाँ से जो हवाएं होंगी वो कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ सकती है ना, कोई अवरोध नहीं होगा। तो यहाँ पे इन क्षेत्रों में या आगे के क्षेत्रों में जहाँ भी इन पवनों से बरसात होती है, वो बरसात होने में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा, है ना। यानी वर्षा की मात्रा में क्या हो सकता है? परिवर्तन। हमारे राजस्थान में आने वाले वर्षों में क्या हो सकता है? वर्षा की जो मात्रा है, वर्षा जिन जिन जगहों पे होती है उन स्थानों में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? मानसून पर प्रभाव। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर मानसून कम हो रही है, मान लीजिए मानसून पर प्रभाव पड़ रहा है, तो उससे राजस्थान का जो जल स्तर है, जल स्तर कौन सा? अंडरग्राउंड वाटर। कौन सा? अंडरग्राउंड वाटर। उस पर भी क्या होगा? नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। क्यों? मान लीजिए बरसात पहले ही कम हो रही है ना, वर्षा पहले कम हो रही है और उन जगहों पे हो रही है जहाँ पे बरसात नहीं होती है। तो जो अंडरग्राउंड वाटर है ना, जहाँ पे पानी गिरता है और ज़मीन के अंदर जमा होता है, अगर वहाँ बरसात ही नहीं होगी तो अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं होगा। तो इससे ये हो सकता है कि आने वाले वर्षों में जिन जगहों पे आज अंडरग्राउंड वाटर के हमें रिसोर्सेज मिलते हैं, वो अंडरग्राउंड वाटर क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझना है होगा। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट ये है कि जब अरावली के पर्वत के पहाड़ काटे जाएंगे, है ना, जब यहाँ पे ये पहाड़ काटे जाएंगे तो यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है और जो यहाँ प्राकृतिक जीव जंतु निवास करते हैं, उन प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु पर भी क्या पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर कोई पहाड़ कटेगा तो ऐसा तो है नहीं खाली पहाड़ कटेगा, उसके आसपास के पेड़, वहाँ की मिट्टी, उन सब पे क्या होगा? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और वो नेगेटिव इम्पैक्ट वनस्पति पे भी पड़ेगा और जीव जंतुओं पे भी पड़ेगा, है ना। तो ये हो सकता है कि आज हमारे यहाँ राजस्थान में जहाँ जहाँ हरियाली दिख भी रही है, वो हरियाली भी क्या हो जाए? खत्म हो जाए, है ना। सीधी सी बात है। उसके अलावा जो एक नकारात्मक प्रभाव, जो सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव जो मुझे लगता है या जो एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, वो ये है कि राजस्थान में जैसे ये अरावली पर्वतमाला है, अरावली पर्वतमाला के इधर है मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल। और इधर है मैदानी क्षेत्र। मोटा मोटा ये मानते हैं अपन, इधर मरुस्थल है और इधर मैदानी क्षेत्र है। ये है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, है ना। अब जब यहाँ पे पर्वत ही नहीं रहेंगे, या मान लीजिए इस पर्वतमाला में बहुत कम हिस्सों पे पर्वत रहें, तो जो मरुस्थल में गरम हवाएं चलती हैं, जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मिट्टी उड़ती है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जिस प्रकार की हवाएं चलती हैं और जो मरुस्थल का विस्तार ये अरावली रोक देती थी, यानी इन हवाओं को, इन मिट्टियों को जो अरावली रोक देती थी, वो अब ये हो सकता है कि मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाएं। और जैसे ही ये हवाएं, ये मिट्टी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, यहाँ के तापमान, यहाँ की वनस्पति और यहाँ की स्थलाकृति, तीनों में बदलाव की संभावनाएं हैं। यही नहीं, जब ये मरुस्थल का प्रभाव, ये श्रोता लिख देते हैं, मरुस्थल का प्रसार, यही नहीं, जब इस मरुस्थल का प्रसार और बढ़ेगा तो ये भी संभावना है कि ऊपर आने वाले पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ तक कि दिल्ली तक में इन मरुस्थलीय हवाओं का प्रकोप दिखे। ऑलरेडी आप जानते हैं कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र प्रदूषण की समस्या से ग्रसित है।
इस प्रदूषण की समस्याओं को ये मरुस्थलीय हवाएं भी बढ़ा सकती है। ये आज पता नहीं चलेगा, आज से आने वाले कुछ सालों में 10 साल, 20 साल, 25 साल, हो सकता है 50 सालों में इस चीज़ का फर्क पड़े, लेकिन जो तापमान का प्रभाव है वो तो निश्चित तौर पर बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, और इसका इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ सकता है। उसके अलावा ये हो गया, मरुस्थल का प्रसार बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। उसके अलावा जो राजस्थान में खनिज हैं, जो राजस्थान में खनिज हैं, हो सकता है कि कुछ खनिजों के लालच में, है ना, हो सकता है कुछ खनिजों के लालच में हम जहाँ से प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए इस पर्वत से हमने सोचा कि यहाँ से कुछ खनिज निकलेंगे, है ना, खनिज हमने निकाल लिया, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे जो पारिस्थितिकी बदलाव होगा, यहाँ पे जो पारिस्थितिकी बदलाव होगा, ये संभावनाएं भी हैं कि खनिज से जितना फायदा हो उससे ज़्यादा नुकसान किससे हो जाए, पारिस्थितिकी बदलाव से हो जाए। यहाँ तक कि ये भी कि यहाँ से इस पर्वत से मान लीजिए आपने 100 रुपये के खनिज निकाले, लेकिन इस पर्वत को हटाने से जो आपको नुकसान हुआ वो 150 रुपये का हो जाए। अगर यही नुकसान बढ़ता रहा तो आपके खनिज निकालने का भी क्या होगा, नुकसान। और एक चीज़, आपने कहीं से कोई चीज़ ली, उसको उसी चीज़ पे देना, आपने कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपने किसी से उधार लिया, मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपये उधार लिए, वही 100 रुपये आप उसी इंसान को लौटाएंगे जिससे आपने उधार लिया, ये बात है, उसी इंसान को लौटाएंगे। लेकिन क्या ये कर सकते हैं आप कि ये 100 रुपये किसी तीसरे इंसान को लौटा दें और फिर आप पहले इंसान को बोले कि नहीं, मैंने तीसरे इंसान को 100 रुपये लौटा दिए? यही चीज़ राजस्थान के अरावली के साथ होगी। सरकार अरावली से खनिज निकालेगी और वो उन खनिज का निर्माण कहाँ होगा, दिल्ली, है ना, नोएडा, या जो नए शहर बनेंगे, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वहाँ पे उन खनिज, उन बालू पत्थर, उन बालू मिट्टी का उपयोग होगा, है ना। लेकिन क्या वो उसका फायदा अरावली को मिलेगा? यानी आपने अरावली से उधार तो ले लिया, लेकिन आप अरावली को लौटा कुछ नहीं पाएंगे, यानी आप अरावली का हमेशा से क्या करेंगे, नुकसान ही करेंगे। ये चीज़ है। इसका क्या होता है, हम कहेंगे लालच में, या हम कहेंगे कि विकास के चक्कर में हमने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया, नुकसान पहुंचा दिया। तो इस चीज़ पे भी एक्सपर्ट्स की चिंता है। उसके अलावा एक जो पॉइंट मुझे और एक जो पॉइंट और फील हो रहा है वो ये हो रहा है, मान लीजिए छठा पॉइंट है कि अगर यहाँ की, मान लीजिए यहाँ से आपने खनिज निकाला और कहीं की अर्थव्यवस्था पे क्या हो गया, उसका मान लीजिए उसका अर्थव्यवस्था पे अच्छा प्रभाव हो गया, बट इसका जो सर्वाधिक नुकसान होगा ना, वो अरावली के आसपास के रहने वाले लोगों पे होगा। यहाँ पे ये जो लोग रह रहे हैं ना, इनको होगा। क्यों? यहाँ से पर्वत हटेगा, पर्वत हटने के बाद यहाँ के लोग सबसे पहले उस चपेट में आएंगे। पश्चिम के लोग भी किसी न किसी प्रकार से क्या होंगे, प्रभावित होंगे। तो ये भी एक नुकसान है कि आसपास के जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान हो। फायदा किसको होगा? दिल्ली को। दिल्ली से मतलब सरकार को, है ना, दिल्ली से मतलब सरकार को। हो सकता है दिल्ली के आसपास जो कंस्ट्रक्शन चले। दूसरा एक बड़ा मुद्दा जो ये हो सकता है कि इससे प्रदूषण में वृद्धि हो। लोकल एरिया में जो ये एरिया होगा ना अरावली के आसपास का, खनन होगा, खनन से कुछ केमिकल्स निकलेंगे, है ना, और वो केमिकल्स हवा में जब प्रसारित होंगे उससे ये हो सकता है कि वायु प्रदूषण बढ़े, प्रदूषण में भी वायु प्रदूषण बढ़े और साथ साथ जल प्रदूषण भी बढ़े। क्योंकि जब खनन होता है, जब कुछ पार्टिकल्स या कुछ डस्ट, कुछ अवसाद जो होते हैं वो पानी में भी मिल जाते हैं, है ना। तो ये कुल मिला के एक जो अरावली के अत्यधिक खनन से या अरावली के अवशोषण से, हम ऐसा कहना चाहिए, अरावली के अवशोषण से जो नुकसान हो सकते हैं, ये संभावनाएं हैं वर्तमान में एक्सपर्ट्स की कि वो नुकसान हमारे फ़ायदे से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। हम जिस फ़ायदे को लेकर ये कहना चाह रहे हैं कि हमें ये फ़ायदा चाहिए, वो फ़ायदा कम होगा, लेकिन उससे नुकसान क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो इस पे सभी को विचार करना चाहिए। अब वो सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या निर्णय लेती है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है क्या निर्णय लेती है। बट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से और राजस्थान के जो निवासी हैं, है ना, या जो इससे प्रभावित हो सकते हैं, उन सभी के लिए ये एक विचारणीय विषय है कि किस प्रकार आने वाले समय में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और पारिस्थितिकी क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस पूरी चर्चा पे कुछ समझ में आया होगा, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में।